नमस्कार। रंगा देख रहल बानी दूरदर्शन गोरखपुर। हम आपके आपन आकृति राउर स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। हमने के हमेशा कोशिश रहेला कि रंगा सोझा कुछ नया लेके आवत रही। वही क्रम में आज के जो कार्यक्रम बा ओकर शीर्षक बा साहित्य और सिनेमा के बीच पुल। आज मेहमान बानी विमल चंद्र पांडे जी। सबसे पहले स्वागत कइल जाओ। राउर स्वागत बा। नमस्ते। धन्यवाद। साथ ही लोग विमल चंद्र पांडे जी का नाम बहुत स्थापित नाम ऐसे बा कहें कि वहाँ के जितना प्यारा जितना प्रसिद्ध लेखक बानी उतने शानदार प्रोड्यूसर बानी, उतने शानदार डायरेक्टर बानी। राउर एगो नया फिल्म भोजपुरी में तहलका मचा देले बा जेकर नाम बा मध्यम। भोजपुरी के पहिलका साइंस फिक्शन मूवी बा। जौने समय में भोजपुरी में लगातार आरोप लगाता हईसन वहीसन, ऐसे में मध्यम के कारण तहलका मचलवा। तो राउर स्वागत बा, अभिनंदन बा। बातचीत शुरू कइल जाओ। बिल्कुल। तो साथी लोग आए जानल जाओ कि विमल जी कैसे विमल जी बननी, एगो गणित पढ़े वाला लड़का कैसे आगे का यात्रा कैला। तो विमल जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मध्यम जो है वो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि इस तरह की फिल्म बनाई जानी चाहिए? मेरे मन में ख्याल ये आया था कि भोजपुरी में कुछ काम करना चाहिए जी। 2 फिल्में हिंदी में बनाने के बाद लगातार मुझे लग रहा था कि अपनी मातृभाषा में कुछ काम होना चाहिए और ये साइंस फिक्शन ही बनाना है, ये ख्याल आया था। जिनकी कहानी है वाघामणि त्रिपाठी की, उनसे मेरी मुलाकात हुई इत्तेफाक से। उनका एक स्टोरी टेलिंग ऐप है यायावरी वाया भोजपुरी करके, उसके लिए मुलाकात हुई, हमारी बात हुई। मेरी किसी कहानी को वहाँ पे डालना चाह रहे थे, फिर हमारी बातें होने लगी। फिर मैंने कहा कि अपनी भाषा में कुछ काम करना चाहता हूँ और ये उनका आइडिया था कि भोजपुरी में पहला साइंस फिक्शन बनाना है। तो इसकी तलाश चली, अच्छी कहानी की तलाश चली साल भर करीब, और बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने और रिजेक्ट करने के बाद हम लोगों ने मध्यम की कहानी क्रैक की। वैभव ने कहानी लिखी, मैंने स्क्रिप्ट लिखी और फिल्म बनी। इसके पहले द हॉली फिश और धतूरा फिल्म भी आपकी आई। धतूरा अभी रिलीजिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद एक बहुत ज़रूरी प्रश्न मन में उमड़ता है कि आपकी जो ये फिल्म है OTT पर रिलीज हुई है ना, तो कहीं ना कहीं एक और सवाल OTT के नाते आता है कि आजकल वेब सीरीज का चलन है और वेब सीरीज की जब भी बात आती है कहीं ना कहीं गालियों की बात होती है। तो एक लेखक होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते आपकी क्या राय है? ये जो गालियों का चलन है इसको आप कैसे देखते हैं? इसके क्या नुकसान आपको समझ आते हैं? देखिए, थोड़ा तो ये छूट ले लेते हैं लोग ये कहते हुए कि जो समाज में है वो साहित्य में सिनेमा में आएगा, लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। गालियाँ जब OTT पे वेब सीरीज की शुरुआत हुई थी तो धूम धड़ाके के साथ खूब गालियाँ दी जा रही थी और लोग एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि इतने कम समय में ही उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और लोग ऊब चुके हैं। कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे। अभी लोग क्यों गुल्लक और पंचायत जैसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं? क्योंकि साफ सुथरा कंटेंट चाहिए, लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए। गालियां आपका कंटेंट नहीं बन सकती। बहुत अच्छी बात कही साथियों विमल जी ने कि कंटेंट जो है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। गालियां या किसी भी तरह की नेगेटिविटी कभी आपका कंटेंट नहीं बन सकती है। OTT की बात हो रही है, गालियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं चूंकि आपकी पहली फिल्म जो है हिंदी की थी, फिर आप भोजपुरी की तरफ बढ़े और आपके ऊपर कई शहरों का रंग है, तो एक और प्रश्न मन में उपजता है कि भोजपुरी को लेकर जब बात चल रही है, सेंसर बोर्ड बनने वाला है, फिल्म सिटी की बात हो रही है, आरोप लगते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, तो क्या आपके विचार हैं? किस तरह के कंटेंट से इसमें सुधार संभव है? नहीं, पहले तो ये जो लाइन है अपने आप में कि भोजपुरी अश्लील, ये जो बोलते हैं लोग, उनको सुधार करना चाहिए। भोजपुरी में कुछ अश्लील गाने बनते हैं जी। और भोजपुरी जो भाषा है, उसका साहित्य है, संस्कृति है, वो इतनी समृद्ध है कि उसको कुछ अश्लील गाने खराब नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि भोजपुरी सिनेमा की जो दूसरी स्ट्रीम थी, दूसरी धारा थी, जो कुछ मुझे लगता है 15-20 साल पहले शुरू हुई, बीच में बड़ा गैप आया, उसका भी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जो अभी गालियों की वेब सीरीज की बात आ रही थी, भोजपुरी सिनेमा जो सो कॉल्ड अश्लील और लार्जर देन लाइफ और हिंदी से कॉपी करके जो भी बन रहा था, उसका भी सैचुरेशन पॉइंट दिखाई दे रहा है जी। और नहीं चल रही है फिल्में। मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे बातें पता चली हैं, जो हम देख रहे हैं, भोजपुरी में फिल्में अभी नहीं चल रही, क्योंकि लोग उससे भी ऊब चुके हैं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री दे रही थी, जो लोग कंज्यूम कर रहे थे।
हाँ, भोजपुरी में जो गाने हैं अश्लील, वो जो एक वर्ग देखता है, वो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रहेंगे गाने। हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अच्छी चीजें इतनी प्रोड्यूस करें, अच्छे गाने इतने बनाएं कि उनकी भी जगह बन जाए और कभी वो जाके उनको रिप्लेस कर दें। हम उनको हटा नहीं सकते। कहीं ना कहीं दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे का बिल्कुल चयन बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो साथियों, ये भी एक बात जो स्पष्ट निकल के आती है कि अगर हमें अच्छा चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे जो आप मेहमान हैं, वो आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आपने इसके अलावा साहित्य के भी लेखन का आपका अच्छा अनुभव रहा है। तो एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है और जो नॉर्मल राइटिंग है, बुक राइटिंग या फिर हम कहीं कहानियाँ लिखना, कविताएँ लिखना, इन सब के बीच का जो बेसिक अंतर है वो क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो साहित्यिक लेखन है वो बहुत एकांतिक काम है, बहुत पर्सनल काम है। हम अकेले घर में बैठ के कोई कहानी, कोई उपन्यास लिख सकते हैं और ढेर सारे लेखक, पाठक, ऑडियंस उसको पढ़ने के लिए उपलब्ध है। स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक बड़े कमर्शियल मॉडल की नींव है। वो एक फिल्म बननी है, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और उसकी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो सबसे ज़रूरी तो है वो तकनीकी जानकारियां होना कि स्क्रीन प्ले लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है कि हम कोई कहानी है उसको हम सिनेमा में पर्दे पे देखना चाहते हैं, हमने आंख बंद की, अपने कहानियों को ब्रेक डाउन किया सीन में और देख लिए। वो इतना आसान नहीं होता है। स्क्रीन प्ले राइटिंग जो है वो पूरी तरह से एक बहुत तकनीकी विधा है जिसको सीखना पड़ता है और ये सबसे बेसिक चीज़ है। तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए, सीखने से। जो बच्चे लिखने पढ़ने वाले हैं, छोटे शहरों के हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, संघर्ष के रास्ते लंबे हैं, आपका अनुभव भी अच्छा है, तो उनके लिए क्या सलाह है? सबसे ज़रूरी है जो मैंने अभी कहा कि तकनीक सीखें। तकनीकी कहाँ से सीखें? हाँ, बहुत सारे राइटर। मैं जब सीख रहा था मुझे लगता है कि 15, 18, 20 साल पहले तो चीज़ें बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। simplyscript.com और कई साइटें हैं। आप गूगल पे जिस भी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट ढूंढना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट आपको अवेलेबल हो जाती है। आप फिल्म को देखिए, स्क्रिप्ट को, स्क्रीन प्ले को डाउनलोड करके पढ़िए और देखिए कि इस स्क्रीन प्ले में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको पर्दे पे कैसे ट्रांसलेट किया गया। तो सबसे पहले तो ये तैयारी का हिस्सा है कि आप देखें कि कैसे लिखी जाती है स्क्रिप्ट। उसके लिए हिंदी की फिल्मों की स्क्रिप्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो डाउनलोड करिए, पढ़िए, सीखिए, उपन्यास पढ़िए, किताबें पढ़िए। जिन उपन्यास को फिल्में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। हम इक्विप्ड होंगे तभी हम, संघर्ष का रास्ता हमारा छोटा हो सकता है, बड़ा तो सबका है, लेकिन छोटा उसी का होगा जो जितना ज़्यादा इक्विप्ड होगा, जितना सीखा हुआ होगा। और कौन सी गलतियां नहीं करनी है? ये गलतियां तो करेंगे ही लोग। गलतियां हमारी गुरु हैं, तो गलतियां किए बिना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम पहले से सीख लें, पहले से जान लें, तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं। जिसमें सबसे बेसिक है, अगर आप स्क्रीन प्ले राइटिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन प्ले राइटिंग का फॉर्मेट जान लें, उसकी टेक्निकलिटीज़ जान लें, किस सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ढेर सारे स्क्रीन प्ले पढ़ लें, अपनी कहानी को कैसे कहना है, खूब सारे स्क्रीन प्ले लिखें, रिजेक्ट करें, फाड़ें। अपना लिखा हुआ फाड़ने में कभी खारिज करना बहुत ज़रूरी है और उसमें संकोच न करें, शर्माए नहीं कि जो लिख दिया वो पत्थर मुंह सा हो जाता है। मुंह से दूर रहें और अंतिम बनने से बचें कि मैंने जो लिख दिया वो अंतिम है। सीखने को तैयार रहें। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जिनसे हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ है। वर्ल्ड सिनेमा इतना इजीली अवेलेबल पहले नहीं था, अब है, सब कुछ है। चूँकि बात साहित्य और सिनेमा के बीच के पुल की हो रही है, इससे पहले हम साहित्य पे आए, 2-3 प्रश्न मन में आते हैं। आज के समय में जब कहीं ना कहीं एक अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और सोशल प्लेटफॉर्म पे उसके कम जानने वाले हैं और एक बहुत अदना सा नॉर्मल कोई है जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं इसके नाते भी एक फ़र्क हो जाता है। तो इसके बीच संतुलन का कौन सा रास्ता आप देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब नई आती है तो उसका कुछ चलन होता है कुछ समय तक। अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है कि जिनके इंस्टा फॉलोअर्स अधिक हैं उनकी कास्टिंग ज़्यादा आसानी से हो जा रही है और उनकी तुलना में एक अच्छा एक्टर है, उनसे बेटर एक्टर है, उसके फॉलोअर्स कम है या वो सोशल मीडिया पे बहुत इंटरेक्ट नहीं करता, तो उसकी कास्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तात्कालिक चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। क्वालिटी का अपना रंग, क्योंकि क्वालिटी जो है, एक अच्छा अभिनेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को मांझ रहा है और वो दिख नहीं रहा है तो वो दिखेगा। हाँ, इसमें दूसरा पहलू ये भी ज़रूर आता है कि दिखने वाला टाइम है तो दिखने की कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी।
आपको एक्सप्लोर करने के लिए कोई आपके घर में, आपके डेन में घुस के आपको एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो उसके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना मतलब हर माध्यम से बाहर जाना, फिजिकली भी, सोशली भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी। तो उसको थोड़ा अपनाना पड़ेगा। हाँ, यही है कि वही सब कुछ नहीं है। साथियों, विमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमारे अंदर क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें खुद करना पड़ेगा। यह रास्ता, ये विस्तार का रास्ता हमें खुद चयनित करना पड़ेगा। क्योंकि आज का सेशन, इसलिए भी आज का यह सत्र दिलचस्प है कि आप जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उतने ही अच्छे लेखक हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक लड़का जो गणित का विद्यार्थी है, अचानक से वह पत्रकारिता में आता है और फिर फिल्म लेखन में आ जाता है। और जब वो लेखन का काम करता है तो पहले ही पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है, और जब वो आगे बढ़ते बढ़ते यात्रा आगे बढ़ती है तो 10 किताबें। तो सर ये बताइए कि ये जो ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, आपकी पहली कहानी संग्रह डर को मिला, और वहां से लेके ये दशाश्वमेध, लहर, तारा तक की यात्रा कैसी रही? बहुत सुंदर रही। बहुत, एक शब्द में अगर कहा जाए तो बहुत सिखाने वाली रही। बहुत सारी गलतफहमियां बनी, टूटी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक मतलब साहित्य जो सबसे बड़ा काम करता है, मुझे लगता है वो आपको एज ए मनुष्य, एक मनुष्य के तौर पे वो रिफॉर्म करता है आपको। तो वो रिफॉर्मेशन हुआ है मेरे साथ, हो रहा है। मतलब ये तो प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, और वो प्रक्रिया हो रही है। एक दृष्टि मिली है। किताबें अलग बात है, किताबें छपना, पुरस्कार मिलना, वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन कहानियाँ लिखने और उपन्यास लिखने के दौरान जो सीखने वाली चीज़ होती है कि बतौर मनुष्य बहुत ज़्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया है मैंने, और कर रहा हूँ। तो साहित्य की जो देन है, वो सबसे बड़ी देन ये है कि जो नज़रिया है वो थोड़ा विस्तृत हुआ है। चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, खुद को देखने का। संकुचित विचार जो थे वो थोड़े बढ़े हैं, विस्तृत हुए, उनका दायरा बढ़ा है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही लगती है। किताबें बाय प्रोडक्ट हैं, पुरस्कार बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन एज ए राइटर मैं चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देख पाता हूँ, जिसको शायद कम लोग देख पाते हैं। ये बात भी बहुत दिलचस्प है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। आप जितना पढ़ेंगे समाज को उतने बेहतर तरीके से समझेंगे। अगला प्रश्न यह आता है कि लिखने के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते 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 आगे लिखना कठिन हो जाता है या सरल हो जाता है? ये मतलब ये सवाल ही बहुत कठिन है, और ये व्यक्तिगत रूप से हर किसी का जवाब अलग होता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कठिन ही होता जाता है, क्योंकि पहले आप कम जानते हैं, कम समझते हैं, तो आप कम खारिज करते हैं अपने आप को। आप जैसे जैसे ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, आपका एक्सपोजर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आप खुद को खारिज ज़्यादा करने लगते हैं। तो खुद को जब ज़्यादा खारिज करने लगते हैं तो जाहिर है कि कम लिखते हैं यानी लिखना कठिन होता जाता है। तो मेरे लिए तो कठिन होता जाता है। बाकी मुझे लगता है सबकी प्रक्रिया अलग होती है, तो सबका जवाब अलग होता होगा। बचपन बनारस में पढ़ाई और कुछ समय इलाहाबाद में, फिर गोरखपुर का रंग, तो कई शहरों का रंग आप पर है। तो शहरों का क्या योगदान है लेखन में, चाहे फिल्मों में? शहरों का बहुत योगदान होता है। आप जहाँ, जैसे मेरे लिए बनारस का जो योगदान है, बनारस मेरी कहानियों में बहुत आता रहता। मेरा एक दोस्त हुआ करता था IIT बॉम्बे में, शुरू में कहानियाँ पढ़ के फ़ोन करता था और बहुत नाराज़ हुआ करता था। हर दूसरी कहानी में बनारस आ जाता है, आप और जगहें क्यों नहीं एक्सप्लोर करते। तो मैंने भी सोचा, जब शुरुआती दौर था, 1-2 किताबें आई थी, तो मैंने भी सोचा कि हाँ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों बनारस चला जाता हूँ बार बार। तो सिंपल सा जवाब यही कि वही मैंने जिया है, वही मैंने देखा है, तो वही आता है बार बार। लेकिन ये भी होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, वो बहुत आपको उसका महत्व दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि मेरी साहित्यिक ट्रेनिंग जो हुई है वो जब मैं जर्नलिज्म करने इलाहाबाद गया, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी साहित्यिक ट्रेनिंग पूरी इलाहाबाद में हुई है। साहित्यिक संस्कार जो मुझे मिले इलाहाबाद से मिले। मेरा अपना शहर है जहाँ मैं पला बड़ा, बनारस, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ हम पलते बढ़ते हैं उसका हमारे जीवन में योगदान माँ की तरह होता है। माँ जब तक हमारे पास होती है, हम दूर नहीं होते, तब तक हमको लगता है कि ये तो है ही है, इनका होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम दूर जाते हैं कहीं और जब हम अपने पे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या था जो हम नहीं देख रहे थे। तो बनारस का महत्व मुझे बनारस से दूर होने के बाद ज़्यादा पता चला है। लेकिन इलाहाबाद को मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद का जो साहित्यिक तेवर है,
अब पता नहीं, अब लोग कहते हैं कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन मुझे वो तेवर उससे दो चार होने का मौका मिला मुझे, और उसमें ही जो भी थोड़े बहुत साहित्यिक संस्कार आए वो इलाहाबाद से ही आए हैं मेरे अंदर। ये दिलचस्प है कि साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से बनारस और इलाहाबाद को संस्कृति की दो आंखें कहा गया, और आपने दोनों के बीच यात्रा की, तो उसके बीच एक अवलंब जो है वो आपने विकसित किया। अच्छा, एक और अच्छी बात ये है कि साहित्य और सिनेमा के बीच में पुल का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, उसमें आप भी एक हैं। तो इसका क्या लाभ होता है कि आप साहित्यिक लेखक भी हैं और सिनेमा में भी लिख रहे हैं? कहीं ना कहीं इसका एक बहुत सारे लोग जो स्क्रिप्ट राइटिंग में हैं उनका नॉर्मल राइटिंग से लेना देना नहीं है, बहुत सारे लोग नॉर्मल राइटिंग के हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग से दूर हैं। अब दोनों के बीच सामंजस्य से काम कर रहे हैं, तो क्या कहाँ छूटता है और कहाँ कुछ लाभ महसूस होता है? नहीं, फायदा ही होता है, लाभ ही है, क्योंकि इसका मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल है। टेक्निकल राइटिंग है, जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल राइटिंग वो सीखनी पड़ती है। साहित्य आप खुद से सीख सकते हैं करते 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 करते। स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या खुद से एटलीस्ट पढ़नी पड़ती है, स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है कैरेक्टर कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो लेखक होने का सिनेमा में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर निर्देशक लेखक भी है तो जाहिर है कि वो जो लिखा है वो देख रहा है पर्दे पे, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। मुझे भी फ़ायदा मिला है। बातें तो हम लोग बहुत सारी करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मध्यम के बारे में बताएं कि किस प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, और मध्यम बाकी फिल्मों से अलग कैसे है? मध्यम भोजपुरी की पहली साइंस फिक्शन फिल्म है जो मूवी सेंट्स पर उपलब्ध है। बहुत कम पैसे में आप इसको देख सकते हैं। इसका कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, वो पे पर व्यू पे होता है। जो फिल्म आपको देखनी है उस पर आप पे करके देख सकते हैं। तो मध्यम वहाँ पे स्ट्रीम हो रही है, और साफ सुथरी फिल्म है, गीत भी है एक, और मेलोडी है, जो भी मतलब भोजपुरी सिनेमा में मिसिंग है पिछले कुछ समय से, जिसमें सबसे पहले कि पूरे परिवार के साथ बैठ के आप साफ सुथरी एक फिल्म देख सकते हैं, वैसी फिल्म है ये। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बिंदास होकर देख सकते हैं। और मर्डर मिस्ट्री है एक, मर्डर मिस्ट्री जिनको थ्रिलर पसंद है, और एक एक्सपेरिमेंट है, हमने एक प्रयोग के तौर पे किया है। इसमें घर फूंक तमाशा देखने वाली बात शामिल है कि इसका प्रतिदान हमको कितना मिलता है, कैसे मिलता है, उसको वो जोखिम लेते हुए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। इस जोखिम लेने में, इस जोखिम में पूरी टीम शामिल है, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने कहानी लिखी, जिन्होंने बहुत कम चार्ज में एक्टिंग की, पूरी मेरी टेक्निकल टीम, एक्टिंग वाली टीम, सब कुछ। तो सिनेमा का चेहरा बदले, ये बोलते बोलते जब हम थक गए और बाकी लोगों को भी देख रहे हैं कि सब बोल रहे हैं, तो हमने ये कोशिश की है कि हम खुद से एक इनिशिएटिव लेके बता पाए कि हमने ये किया है। चेहरा बदलने की एक छोटी सी शुरुआत की है। आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी फिल्म। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा फिल्म की कास्टिंग के बारे में भी बताएं, कौन कौन आपने किसको किसको कास्ट किया है? फिल्म में कास्टिंग के समय हमने सोचा था कि हम भोजपुरी बोलने वाले उन एक्टर्स को लेंगे जो हिंदी में काम कर रहे हैं। क्या बात है। भोजपुरी के जो भोजपुरी भाषी एक्टर हैं, जो भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं, उनसे हमने थोड़ा परहेज किया, ताकि जिनकी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी था कि ऐसे लोगों को ले जिनकी भोजपुरी में इमेज ना हो। तो परितोष त्रिपाठी हैं इसमें, बहुत जाना पहचाना चेहरा है, देवरिया से है, टीआरपी मामा के रूप में टीवी के ऑलरेडी वो स्टार हैं, फिल्मों में कमाल का काम कर रहे हैं। हम दो हमारे बारे में उनकी एक्टिंग का एक आमतौर पर उनको कॉमेडियन के लड़के का रोल है, नाना पाटेकर के बेटे का रोल उन्होंने वनवास में किया है, वनवास आने वाली है, और गंभीर रोल कर रहे हैं कॉमेडियन के रूप में। हमने उनको बरसों देखा है, स्थापित हैं कॉमेडियन, बहुत स्थापित है, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरुणा गिरी हैं, अरुणा गोपालगंज की रहने वाली हैं, अमेजन बड़ा संघर्ष रहा है उनका। हाँ, लेकिन अमेजन अब अच्छा काम कर रही हैं। अमेजन मिनी में उनके कुछ शोज हैं, फसल फिल्म में थी वो। ओम दुबे हैं, ओम दुबे ने कुछ वेब सीरीज की है, अभी उन्होंने रांची का कोई शो किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुन्ना पांडे जी भी, मुन्ना पांडे हैं, मुन्ना का मुझे लगता है डेब्यू है, ये सिनेमैटिक डेब्यू है। उनको पहले ही आ जाना चाहिए था मुन्ना भैया को, काफी। निशांत कुमार हैं जी, राजेश तिवारी हैं, काजोल भडाना हैं, जो तनु इट्स मनु में सेकंड पार्ट में कंगना की दोस्त बनी थी। की बातें बहुत हैं, लेकिन शब्द की सीमा मौन है। बहुत सारी बातें नॉस्टैल्जिया को लेके मन में आती है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न ले ही लेने का मन है कि ये जो नॉस्टैल्जिया और रियल राइटिंग रही, तो फिल्म मेकर के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे आपका क्या रुझान है? किस तरफ आप पलड़ा भारी महसूस करते हैं?
नहीं, मुझे लगता है सब उम्र की बात है। एक उम्र में गुनाहों का देवता पढ़ने में सबसे अच्छी लगती है जी। मतलब 16 से 20 साल की उम्र में लगता है कि कमाल है, रोना आ जाता है। लेकिन आप 30-35 के होते हैं तो आपको सूरज का 7वां घोड़ा अच्छी लगती है। हाँ। तो वही बात है, एक उम्र की बात है। नॉस्टैल्जिया एक उम्र तक अच्छा होता है, और यादें हैं, सुंदर यादें, उनको चेरिश करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। लेकिन हम उन पर जिंदगी नहीं बिता सकते, समय की मार पड़ती हमको रियलिटी में आना पड़ेगा, और रियलिटी के साथ ही जो हो सकता है हो सकता कहीं ना कहीं इसमें रियल सिनेमा अधिक पसंद किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हमेशा किया जाता रहा है, रियल सिनेमा हमेशा पसंद किया जाता रहा है। लेकिन वो भी रहता है सिनेमा, क्योंकि हम जब 30 के 35 के हो रहे हैं तो कोई है जनरेशन जो 16 से 20 की हो रही है, तो दोनों के लिए जगह रहनी चाहिए, मुझे लगता है। एक साइकिलिंग प्रोसेस है जो पूरी तरह से चल रही है। तो साथियों, आज हमने काफ़ी कुछ जाना। विमल जी, चूँकि आप हमारे वहाँ दूरदर्शन रिकॉर्डिंग रूम में आए हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपका भी मन जानेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप एक राइटर के तौर पर, एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से। लाइक बहुत सारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इसमें, या फिर जो लोग फिल्में देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या अपील है? अपील नहीं, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि सीखिए, खूब सीखिए, अपने को रिजेक्ट करिए, खारिज करिए, और जो जहां है वहीं से काम कर सकता है जी। अभी समय ऐसा आ गया कि आपको सिनेमा बनाना, आप देवरिया में है, बनारस में है, गोपालगंज में है, कहीं भी है, आप बनाइए। आपने तो मुंबई में गोरखपुर का सेट बना लिया। हाँ, वो हमारी टेक्निकल और फाइनेंशियल मजबूरी थी, लेकिन पहली फिल्म हमने होली फेस्ट कुंभ मेले में शूट की, कुंभ मेले में। धतूरा आने वाली है। धतूरा बनारस में शूट की हमने जी। तो आप जहां हैं वहीं से काम कर सकते हैं। धतूरा की रिलीज की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी रिलीजिंग का और टीटी का कुछ माहौल ऐसा चल रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। क्योंकि जो भी हम फिल्में बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उस फिल्म को उसके लक्ष्य पे पहुंचाने वाले हमारे दर्शक हैं। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से कहेंगे कि अच्छी फिल्मों को देखिए, अच्छे कंटेंट को प्रोत्साहन दीजिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए, और केवल ये रोना रोने से काम नहीं हुआ कि अश्लीलता है, अश्लीलता है। जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट करिए, उनको समर्थन करिए। मतलब एक साउथ का सिनेमा पटना में ट्रेलर लॉन्च कर रहा है, तो जितनी भीड़ जुट रही है उसका एक 10% भीड़ पे खड़े होके लोग, हाँ, उसका 10% भीड़ अगर मिल जाए, ऑडियंस मिल जाए किसी ऐसे फिल्म को जो साफ सुथरा काम अपनी भाषा में, मैथिली, मगही, भोजपुरी में करना चाह रहा है, तो चीजें बदल सकती हैं। तो एक्शन में आइए, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है दर्शकों की। तो साथियों, आज हम बात कर रहे थे विमल चंद्र पांडे जी से, और बहुत रियल तरह की, बहुत वास्तविक यथार्थ के धरातल पर आज की बात हुई। एक शेर आपको अपना नजर करना चाहते हैं, आपकी पूरी टीम को। अपनी तरह के पौध हम तैयार कर रहे हैं, प्यार अपनी नस्ल है, हम प्यार कर रहे हैं। क्या बात है। तो आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद आपका। और रहुआ लोग जुड़े करतीन धन्यवाद, बने करतीन धन्यवाद, बनावे करतीन धन्यवाद। जुड़ल रही, देखत रही, और मध्यम के देखल मत भुलाई। और एकरे साथ भोजपुरी फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, बढ़िया कंटेंट, चाहे भोजपुरी किताब हो, हिंदी किताब हो, बढ़िया कंटेंट के पढ़ी, बढ़िया कंटेंट के देखी, और साहित्य और सिनेमा के बीच यही तरह से पुल के रूप में जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ के सराही बनल रही। बहुत बहुत धन्यवाद।